अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी के थ्रू जितनी भी भर्तियां आती हैं उसकी तैयारी करते हैं, जहां हिंदी सिलेबस मेंशन किया जाता है, अगर इसकी तैयारी करते हैं, जैसे उसमें आप विशेष रूप से अगर देखें 2022 का जो पेट आया था उसके थ्रू इतनी सारी भर्तियां आई थी, स्टेनोग्राफर का, वन रक्षक का और मानचित्रकार का। और साथ साथ अभी जो चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम है, अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्या है? हिंदी का जो सिलेबस है आपके लिए, हिंदी का जो सिलेबस है जिसमें 30 मार्क्स के हैं, उसका तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समास भी है उसमें, ठीक है। तो ये भी होने वाला है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीडब्ल्यूएससी के थ्रू जो पेट का फॉर्म जो भरा जा रहा है 2025 का, उसमें भी इंपॉर्टेंट हिंदी का सारा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और पेट 2023 के अंतर्गत भी जो परीक्षाएं आई हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चैप्टर या यूँ कहें ये लेक्चर, ठीक है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, जेई, एएनएम, कनिष्क सहायक, आशुलिपिक और बीसीजी टेक्नीशियन, ये सारे पोस्ट, ये तो इनके साथ हिंदी को फ़ायदा तो करेगा ही करेगा, लाभदायक सिद्ध होगा ही हो। इसके अलावा हिंदी की जहाँ भी ज़रूरत है या हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो भी है राजस्थान या कहीं भी नॉर्थ इंडिया में ये पूछी जा रही हिंदी, तो ये हर जगह काम आएगा, समास है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं इसमें टॉपिक के रूप में, करीब 34-35 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप सभी से ये है कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें, समझाएं, दूसरों को भी बताएं। थैंक यू। चलते हैं, शुरू करते हैं। ये 20वां चैप्टर है जिसमें समास दिया है, यूपीडब्ल्यूएससी के सभी एग्जाम को कवर करने वाला ये कंपाइल किया गया है, ठीक है। बाकी सारा हम लोगों ने मल्टीपल लेक्चर्स के साथ जोड़ के रख दिया है, अपलोड करके रख दिया है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं, समाज समझाएंगे आपको मज़ेदार तरीके से। आप सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करिए, बाकी सब हम लोग सब पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा, गौरी शंकर लिखा है। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? क्योंकि हम लोग समास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ, साथ साथ एग्जाम्पल और उसके साथ, और PYQ सब कुछ शो करेगा अच्छे से, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। सोच के बताइए आप, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है द्वंद्व समास। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये है द्वंद्व समास, ठीक है। गौरी शंकर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर हमें इसमें और, एवं या जैसे शब्दों की प्रयुक्ति होती है। समास का वह रूप जिसमें प्रथम व द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। अगर हम इसको दोनों को चेंज करें, मतलब दोनों को अगर अलग करें, ये गौरी हो गया, ये शंकर हो गया, दोनों अलग अलग हैं, दोनों प्रधान हैं, दोनों अगर नहीं हैं तब भी अलग अलग से इनका अस्तित्व है, इस शब्द का अस्तित्व है अगर देखा जाए तो, ठीक है। गौरी अलग अगर जो देखेंगे तभी गौरी, शंकर अलग से करेंगे तब भी शंकर अलग है, ये अलग है, तो दोनों पद प्रधान हैं, ठीक है। तो इसको द्वंद्व समास कहते हैं, गौरी या शंकर, गौरी एवं शंकर, गौरी और शंकर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। न्यायोचित तरीके से सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। द्विगु, सोच लिया आपने? सोचो। तो इसका आंसर है अव्ययी भाव समास, ओके। आइए थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसका पूर्व पद अव्यय होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है, और इसका जो पहला पद प्रधान भी होता है। अच्छा हाँ, समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, इसका पूर्व पद जो होता है वो अव्यय भाव होता है। चलिए देखते हैं। यथामति, आजन्म, प्रतिदिन, यथावत, प्रति माह, प्रतिदिन, ठीक है। समझ में आई बातें? यही चीज़ है अव्ययी भाव समास का है। जैसे अगर यथोचित, ठीक है, यथोचित, तो भी ऐसी बात है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, आने वाले वाक्यों के शब्दों के अभ्यास को जब देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है?
भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक, बखूबी। सोच के बताइए। तो इसका आंसर है पंसेरी। आइए डिस्कस करते हैं। द्विगु समास यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक हो एवं द्वितीय पद संज्ञावाचक, ठीक है, संख्या और संज्ञा दोनों हो, तो समस्त पद समूह का बोध करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, बोलता दो मतलब दो, दोपहर। पंच, पंच मतलब पांच, तंत्र। नव मतलब नौ, रात्र। ठीक है, ये बात है। तो बोलता है प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक हो, एवं द्वितीय पद संज्ञावाचक, संज्ञा। ठीक है, संख्या और संज्ञा अंतर है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। कहता है नवरत्न में किस समास का, अभी हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोगों ने द्विगु था। नौ से ये नौ हो गया, नौवां हो गया, रत्न अलग, नौ अलग अलग रत्न हो गए। जिस सामासिक पद में पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो, अन्य सभी पद किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, अब भी तो देखा है, अब भी तो देखा है। आइए 25वां नंबर प्रश्न है, 5वां। अपाद मस्तक, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कौन सा है बताइए? 5वां प्रश्न है। तो इसका आंसर है अव्ययीभाव समास। दोनों तोड़ के देखिए, समझ में आ जाएगा। पाद से लेकर मस्तक तक अव्ययीभाव समास का। अपाद, अपाद मतलब अपाद, मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक मस्तक मस्तक तक समास का उदाहरण है। आइए अगले वो पृष्ठ पर चलते हैं। कहता है योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, बताइए। सोच लिया? 6वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ये तत्पुरुष समास का है, उदाहरण है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। योगदान शब्द जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। ठीक है, पहला पद जो है इसका गौण होता है और अंतिम पद प्रधानता होती है, अंतिम पद की प्रधानता। योग और दान, योग अलग हो गया, गौण पद हो गया, और ये दान। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां नंबर है। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय, बताइए कौन सा है? 7वां प्रश्न है। तो ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों है, कैसे है, कहाँ तक है, समझते हैं। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास प्रयुक्त है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपे हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय। यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक अलग हो गया, आलय अलग हो गया, तो पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय। मुझे एक बच्चे की बात याद आ रही है, बहुत परेशान था वो, तो कुछ बातें उसने नोटिस कराया। जैसे बोला, गुरुजी ऐसा पहली बार ऐसा हुआ या होगा या अभी तक हुआ नहीं है कि पढ़ पढ़ के कोई मर जाता है। ठीक है, तो इतना जोर लगा देना है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर देनी है, इतना ज़्यादा परिश्रम कर देना है अपनी पढ़ाई को लेकर के कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी भी सूरत में हमारा इसमें चयन होना चाहिए। तो ये भी बोला कि गुरुजी ऐसा बहुत कम है या ऐसा सुनने को नहीं मिला कि पढ़ के कोई मरा है, पढ़ते पढ़ते मरा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अपने आप में ये उदाहरण ऐसा है कि जो मन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दे, एनर्जेटिक वाला है। तो इस बात से थोड़ा सा आप लोग इत्तेफाक रखिए। पढ़ कर के भी कोई, पढ़ कर के कितना भी पढ़ ले, कोई मरा नहीं है अभी। तो इतना ज़्यादा पढ़ दीजिए कि सब कुछ हो जाए, हर चीज़ आ जाए, बार बार आ जाए, हर जगह आ जाए, जो आप सोचें वो हो जाए। आइए चलते हैं। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? सतसई, राजगिरी, चतुर्भुज और श्याम सुंदर, बताइए। 8वां नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है डी, श्याम सुंदर।
आइए देखते हैं क्यों है, कैसे है, कहाँ तक है। श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। सतसई मतलब 700 का समाहार, द्विगु समास हो गया। राजगृह राजा का गृह तत्पुरुष समास हो गया। चतुर्भुज समास 4 हो गया तो चतुर्भुज हो जाएगा, बहुब्रीहि है, नंबर वाली बात हो। आइए अगले प्रश्न पे चढ़ते हैं मतलब चलते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? बताइए। भला मानस, हाँ, क्या समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा। पेशेंस और शांति दोनों बनाए रखेंगे, हो जाएगा। तो इसमें कर्मधारय समास है भला मानस में। आइए व्याख्या देखते हैं इसका। बोलता है भला मानस में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह क्या है? भला। ठीक है, मानस मतलब मनुष्य। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद शुरुआत वाला। ठीक है, तथा दोनों पद पूर्व पद एक दूसरे, अच्छा, दोनों पद पूर्व और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेन उपमेन उपमाएं का संबंध पाया जाता है। उपमेय उपमान का संबंध पाया, जैसे भला मानस में विशेषण विशेष है, भला मानस, मानस था उसका भला है, विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है। तो कर्मधारय समास का ये परिभाषा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? 10वां, बताइए। 4 ऑप्शन है, सोचिए सोचिए सोचिए, तब तक मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, पहला है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। बताइए। 10वां, तो इसका आंसर है सी, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न, उस पे पेज पर। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। ठीक है, पहचान है, उसके बाद ये समास है। पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु, इसमें पूर्व पद अव्ययी भाव होता है अव्ययी। समझ में आई बात? ठीक है, आइए 11वां देख लेते हैं। जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, कौन सा होता है? बताइए। 11वां प्रश्न ये बहुब्रीहि की पहचान बता रहा है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं, क्या लगता है, क्या बोलता है, क्या समझ आता है। बहुब्रीहि समास पूर्व पद जो होता है और उत्तर पद गौण होता है, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होता है, तीसरा पद जो है प्रधान होता है, जैसे पीताम्बर, पीत वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री गणेश। ठीक है, ठीक है। कर्मधारय समास क्या है? प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, अर्थात विशेषण प्लस विशेष मिलाकर के क्या? संज्ञा, मतलब विशेष संज्ञा, कर्मधारय समास है। जैसे महाकवि, महान कवि जो, अर्थात महाकवि, महान है कवि अर्थात महाकवि। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। राजकुमार, राजा का कुमार, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। ठीक है, चूमने वाला। ठीक है, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, जैसे रात दिन, रात और दिन, बहन भाई, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन। समझ में आया? द्वंद्व समास है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और अव्ययी भाव। बताइए। 12 नंबर प्रश्न है, ये अव्ययी भाव है। ठीक है, अनु अव्ययी हो गया, रूप। आइए देखते हैं। रूप के अनुसार अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद क्या है? अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता है, जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। ठीक है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। प्रत्यंग, बताइए। प्रत्यंग कौन सा समास है? 13 नंबर प्रश्न है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आइए देखते हैं।
बोलता है जिस समासिक पद का पहला मतलब पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समझ। जैसे प्रति अंग तो प्रत्यंग, आजन्म, यथा संभव। ठीक है, आइए इसके अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लो देख लिए तो कोई बात नहीं मुन्ना। बोलता है सतसई किस समास का उदाहरण। अभी हम लोगों ने देखा है, अब भी देखा, दिगु है। ठीक है, सतसई मतलब सात, सही, त्रि मतलब तीलोक, चौराहा चार रहा, हो गया। 8वां 15वां देखते हैं। कला प्रवीण में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। बताइए। 15 नंबर प्रश्न पढ़ के बताइए फट से। कला प्रवीण में आपका है तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोलता है। कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। कला प्रवीण का समास विग्रह है कला में प्रवीण, अतः यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयन 16 नंबर है। मृगनयन में समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। मृगनयन बताइए 16 नंबर। सोच लिया। इसका आंसर है मृगनयन में कर्मधारय। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन करते हैं। व्याख्या में कह दिया है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन, मृग के समान नयन, मृग नयन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देख लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं था। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए एक्चुअली अभी थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा क्योंकि बीच में मेरी 2 दिन से ज़्यादा ही 2 से 3 दिन से मेरी जो ज़ुबान है, ज़ुबान के मतलब गला है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। मतलब ज़ुकाम हो गया था ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से। टाइम टू टाइम ऐसा कुछ टाइम ऐसा करने पे हो जाता है, तो सबको होता है, मुझे भी हो गया था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वजह से बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहे थे और बीच में यहीं तक रिकॉर्डिंग छोड़ रखे थे हम। ठीक है, अभी यहीं से शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू हो जाएगा, वो कैरी ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। बताइए क्या है आंसर। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। बताएं। इसका आंसर है बी, द्विगु समास। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा में ये है वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, और द्विगु समास कहलाता है इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अगर कहें सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, तो ये विशेषण हो गया। 7 हैं, सिंधु तो है चलो ठीक है, लेकिन 7 है, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु हो गया। दोपहर, दो 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 दोपहर, दो से 2 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, दो पहरों का समूह। त्रिलोक मतलब 3 3 3। इसमें संख्यावाचक की बात हो रही। नंबरिंग नंबर को डिनोट करता है, नंबरिंग को डिनोट करता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से फर्क दिखेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है राज दरबार में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। बताइए। आपने तो आंसर देख लिया होगा, लेकिन देख के भी क्या, जो समझ के ना समझे उसको ना समझ नहीं बोलते हैं, उसको समझदार बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है हमारा। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों हमारा। बताइए, सोचिए 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 सोचिए। ठीक है, इसका तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है उसके अनुसार इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपको बोलता है राज दरबार में संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास है क्योंकि राज दरबार में विग्रह है राज, इसको फिर तोड़ा दरबार अर्थात राजा का दरबार। यहाँ संबंध कारक विभक्ति का प्रयुक्त हुआ, मतलब दोनों का इंटरलिंक्ड क्या बात है। अतः यहाँ संबंध क्या है, तत्पुरुष समास का। राइट, आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं।
19वां नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और व्ययी भाव समास, बताएं। तो इसका आंसर है डी, अव्ययी भाव समास। सभी सबको यथासंभव, ठीक है। मृगनयन अभी हुआ ना, ठीक है ठीक है, समझ गए। आइए अगले प्रश्न में उसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्न क्या व्याख्या, दिखने नहीं दिया मैंने कोई बात नहीं। तो पढ़िए। मैं पढ़ूँ? अच्छा हाँ, यही तो मास्टर। ओके 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 ओके, ऑलराइट ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। हाँ ठीक है। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। इसमें पहला पद क्या है? अव्यय है, अव्यय है, ठीक है। वही और वही प्रधान भी है। यथासंभव में पहला पद अव्यय है, ठीक है। तो यही है, तो हो गया ना फैसला। तो यही था अव्ययी भाव समास यथासंभव में। इस टाइप के और भी वर्ड्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने, और आने वाले टाइम पे बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। जिस समास में 20वां नंबर प्रश्न है, पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान हो, उसमें कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, बताइए। 20वां। इसका आंसर डी होगा। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो इसका है, ये तत्पुरुष समास का ही परिभाषा है, ये इसकी पहचान है। आइए देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगी आपको बातें। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण है प्रेम सिक्त, कामचोर, काम अलग है चोर अलग, दोनों समान है। राह खर्च, गौशाला, लोकोत्तर, लोक उत्तर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राज अलग है पुत्र अलग है, शास्त्र प्रवीण आदि। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष है ना ये, हाँ तो तत्पुरुष है। अब बोलता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास तथा बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। द्विगु में आपको पता ही संख्यावाची हो गया। तो तत्पुरुष में क्या है कि पूर्व पद या गौण पद तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। और अगर जैसे एग्जाम्पल दिया, शास्त्र प्रवीण हो गया, राजपूत हो गया, लोकोत्तर हो गया, गौशाला हो गया, राह खर्च हो गया, कामचोर हो गया। इसी तरह से द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व रहता है, अंतर्द्वंद। बहुब्रीहि समास ये हो गया, अच्छा हाँ, द्वंद्व समास हो गया। उसके बाद बहुब्रीहि समास में है दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। दिगु में संख्या भाषा, दिगु दिगु दिगु, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है? फट से बताइए, फट से मारिए, देखते ही मारिए, बोलिए। इसका आंसर है बी, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। दिए गए विकल्पों में नीलकंठ में बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जो, जिनका, अर्थात भगवान शिव। यद्यपि नीलकंठ में कर्मधारय समास है, किंतु विकल्प में कर्मधारय समास न दिए जाने के कारण इसे बहुव्रीहि समास इनका उत्तर होगा, ठीक है। इनका उपयुक्त तो हो गया ना फैसला, बहुव्रीहि समास ही है। नीलकंठ, नीला है कंठ। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, तब भी नहीं आ रहा, आ जाएगा। आ गया, कोई बात नहीं, सब जायज़ है उसके ज़माने में। 22वां नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्न समास से संबंधित सुमेलित है तथा एक सूची एक सुमेलित कीजिए। जैसे ये शब्द ये है और ये समास है, ठीक है। विदेश गमन, बताइए ये किससे संबंधित है? विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र, बताइए, सोच के बताइए। इधर क्या है? बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव, जोड़िए इसको, जोड़ दिया। विदेश गमन क्या है? तत्पुरुष से होगा ये, ठीक है। विदेश गमन है, तत्पुरुष से होगा। और गिरधर होगा, गिरधर गोपाल, गिरधर गिरधर गिरधर, ये बहुब्रीहि के साथ होना चाहिए, ओके। देश विदेश क्या है? दोनों हैं, दोनों 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 दोनों, ठीक है। देश विदेश किसके साथ होगा? द्वंद्व, ठीक है। और यथाशीघ्र अव्यय, अव्यय पहला यथा है, अव्यय है, तो यथाशीघ्र हो गया। तो हो गया ना फैसला। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, वाह क्या बात है। हाँ, विदेश गमन तत्पुरुष समास से विदेश को गमन करना, ठीक है। गिरधर है बहुब्रीहि मतलब पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण। देश विदेश द्वंद्व मतलब देश और विदेश,
यथाशीघ्र मतलब अव्ययीभाव, जितना शीघ्र हो सके, दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग दैट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ओहो अच्छा, अगले प्रश्न भी यहाँ से दिखेगा। बोलता है 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण है, कौन सा है बताइए। प्रिसखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार, बताइए। प्रिसखा ये कर्मधारय समास है। आइए इसकी पहचान और उसका व्याख्या देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएंगी। समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। दिए गए विकल्पों में प्रिसखा में कर्मधारय समास है, इसका समास विग्रह होगा प्रिसखा। ठीक है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद, ठीक है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके अन्य उदाहरण नीलकमल, शीतोष्ण, महात्मा, पीताम्बर, सज्जन, कदन्न, कापुरुष, नीलोत्पल, ठीक है, कामचोर, काम से चोर, तत्पुरुष समास, आजन्म, जन्म पर्यंत, अव्ययी भाव समास, अव्यय है याद रखिएगा, सपरिवार, जो परिवार के खुशी के साथ हो, परिवार के साथ हो, बहुब्रीहि समास, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, देखिए ध्यान से समझिए। उत्तर पर प्रधान होता है किसमें, ठीक है, कर्मधारय समास उत्तर पर प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं, देख लियो देख लो। हाँ, देशभक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कौन सा बताइए। 24 नंबर तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह है देश के लिए भक्ति। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे शोकग्रस्त, गगनचुंबी आदि। अतः इस प्रकार के समास, जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संख्या हो, संज्ञा सॉरी, जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन। यथाशक्ति, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होता नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के एक नया प्रकट करते हैं, उन्हें बहुब्रीहि बोलते हैं, ठीक है। और जैसे पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, चक्रधर हो गया, दशानन, खटानन, शटानन, इस टाइप के। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है, आपको समझ में आ जाना चाहिए फटाक से, ठीक है। आया आया आया, ये है 5 है, पंच की बात है तो 5 है ही, और क्या। आगे बढ़ते हैं, पंचवटी में द्विगु समास है, उसका समास वगैरह 5 वटों का समाहार। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे विशेषण, संख्यावाचक विशेषण उसे द्विगु समास कहते हैं, इसे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, यथा संभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है तथा द्विगु है, बताइए कौन सा है। समझ में आ रही होगी चीजें। बताइए, सोच लिया। अव्ययी भाव यथा है ही तो, ये अव्ययी भाव समास है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या है व्याख्या में दिया है, यथा संभव, जितना संभव हो, अव्ययी भाव समास है। इस समास का प्रथम पद क्या है, अव्यय होता है, प्रधान तथा अव्यय दोनों होता है, ठीक है। यह अव्यय संज्ञा के योग से बनता है तथा क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनुरूप, रूप के योग्य, यथा संभव, ठीक है, जितना संभव हो सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओहो, देख लिया तो देखने दो। देख लो बंधु, सीख लो बस, क्वेश्चन को करना, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है, अभी हम लोग ने देखा है, पूरी शंकर देखा था, द्वंद्व, कर्मधारा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारा ही लग रहा है। परमेश्वर मतलब परम है, ईश्वर, कर्मधारा है, ठीक है, समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है।
तो इसी है परम ईश्वर। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। लाल मणि, लाल है जो मणि। हो गया कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? अभी हम लोगों ने 3-4 प्रश्न पहले इसका व्याख्या देखा है। याद आया? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, आइए देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद, उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी। ठीक है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। कहने का तात्पर्य यही है, जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। ठीक है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। आगे बढ़े। बैलगाड़ी में समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। बताइए। तत्पुरुष समास वही तो है। तत्पुरुष समास में, इस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। राजकुमार, राजा का कुमार, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। समझ में? तत्पुरुष समास ही है। आइए कुछ देख लेते हैं इसके और उदाहरण। अब द्वंद्व में देख लेते हैं क्या है। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तथा विग्रह करने पर अलग होता है। जैसे और करके, जैसे नदी नाले, नदी और नाले। गुण दोष, गुण और दोष। ये द्वंद्व समास हो गया, दोनों द्वंद्व है। द्विगु में सबको पता है संख्या निर्धारित करता है। पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। सप्त सिंधु, 7 संधुओं का त्रिलोक, 3 डैश 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 समथिंग। अब आइए अव्ययी भाव देख लेते हैं। पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, प्रतिदिन ये अव्यय हो गया। अनुरूप, अनु ये अव्यय हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें, परेशान नहीं होना है। कलाकृति का समास है। कलाकृति का समास है, बताइए। कलाकृति का समास है कौन सा है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। बताइए। चारों पढ़ दिया मैंने। 30वां प्रश्न सोच लिया? इसका है कर्मधारय समास। आइए क्यों है, कैसे है, दिखाते हैं आपको। उसी पेज पे है। कलाकृति कहता है, कलाकृति शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह है कृत और अकृत। कृत प्लस अकृत। ठीक है, कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण जैसे सद्भावना, चुटभैया, कदन्न, महापुरुष, नीलोत्पल, पीतांबर, शीतोष्ण, अधर पल्लव, चरण कमल, मुखचंद्र, नरसिंह, शैलोन्नत। हो गया, ये है कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण अकाल पीड़ित, गौशाला, पदच्युत, राजभवन, शास्त्र प्रवीण। ठीक है, अव्ययी का भी देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देख लेते हैं। यथार्थ अव्यय है। ठीक है, अपाद मस्तक ये भी अव्यय है। प्रतीक। ठीक है, उपकूल, निर्भय। द्विगु समास आपको पता ही है। दोपहर, शशांत, पंचमन, डैश डैश, नवरथ। इकतीस, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। समझ में? उपयुक्त में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? बताइए। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर धारण करके। अभी हम लोगों ने देखा है
आपके सामने दिख रहा है, तत्पुरुष की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने अभी देखा है, यही है शास्त्र प्रमेय। आइए देखते हैं। शास्त्र प्रमेय महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। शास्त्र प्रमेय शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह शास्त्र में प्रवीण होगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पल पल, अन्न जल, अनंत अनंत, अत अनंत, धर्माधर, धर्माधर्म। पल पल, पल पल अव्ययी भाव समास है। पल पल में अव्ययी भाव समास है, ठीक है, जिसका विग्रह हर पल है। अगर इसको विग्रह करें तो हर पल होगा। अन्न जल द्वंद्व समास है। अन अनंत, धर्माधर्म द्वंद्व समास। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। बताइए। सबको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा होगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है हमारा, वचन रूपी अमृत। ओके, यही है। व्याख्या देखते हैं। वचनामृत समास पद का विग्रह वचन रूपी अमृत है। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य या तो उपमेय उपमान, मतलब या तो वचन रूपी, ठीक है, उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान, ठीक है, का संबंध होता है, या विशेषण विशेष का। यहाँ वचन उपमेय है और उपमान है अमृत। देखिए, उपमान, उपमा और उपमेय ये वाली होती, जिसकी उपमेय, उपमेय, उपमान, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे उपमान वो होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है, और ये उपमेय है जिस वस्तु की जाती है। ये से है, मतलब अमृत से की जाती है, किसकी, वचन की। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। बताइए, आया समझ में? सोच लिया? सोचो सोचो सोचो, मेरे लिए भी सोचो। धर्मभ्रष्ट ये तत्पुरुष समास का नहीं। आइए देखते हैं क्यों है। धर्मभ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास होगा, जिसका समास विग्रह धर्म से भ्रष्ट होता है, जबकि अन्य विकल्प अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो समझ में आई। अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है, ये किसका है? अपादान तत्पुरुष। ठीक है, बाकी अन्य विकल्प जो हैं अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, पता चल जाएगा। एक बार देख लेते हैं, बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये शब्द दिया है, समास विग्रह है और समास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष है। देशाटन, देश में अटन, भ्रमण की बात हो रही है, अधिकरण तत्पुरुष। कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष। तो देख लीजिए इसको, पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, ये सब क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं, प्रकार हैं। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। समास के पदों का अलग करने का क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, विग्रह और बदलाव, विभक्ति, सभी जानते हैं। सबका ध्यान जहाँ जा रहा होगा मेरा भी वहीं जा रहा है। बताइए। 35 नंबर, विग्रह। अभी समास विग्रह ही तो हो रहा था, वही तो है। आइए देखते हैं। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि तथा अलगाव के विच्छेद कहा जाता है। शब्द के रूपांतरित अंग को विभक्ति कहते हैं तथा विभक्ति चिन्ह का परसग्र
कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, चैप्टर है, एक लिस्ट हुआ जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलांबर, नीला है अंबर, वही है। समास कौन सा है बताइए? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय। 36 नंबर प्रश्न, फट से बताइए सोच के एकदम बिल्कुल। ये है, ठीक है। सॉरी, ये है कर्मधारय समास। मैं बार बार क्यों भटक जा रहा हूँ, यही है। कर्मधारय समास होगा। ओके चलते हैं। ओहो, ठीक है। नीलांबर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। ओके, नीला और अंबर, ठीक है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास का पहला पद क्या है? विशेषण, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। भाई नीला की बात है, नीला तो विशेषण है ही, विशेषण है। अंबर वैसे भी आपका विशेष्य है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। चंद्रमुखी, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चरण और कमल अलग अलग कर दिया तो कुछ होगा नहीं। तो विग्रह करने पर ये कर्मधारय समास का है, उसका अलग अलग कोई नया शब्द नहीं बनता, जो है वही रहता है, अलग से कुछ नहीं होता है। और सबसे अहम बात, सबसे मुद्दे की बात कि ये है वो है, मैं बताता हूँ। ओके 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 कर्मधारा की बात हो रही है ना, तो लिंग वचन भी समान होते हैं और समान रूप से जो है पद है वो प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द नहीं बनता। जैसे चंद्रमुख, चंद्र अलग हो गया, मुख हो गया, दोनों अलग ही है। चरण कमल, दोनों साथ लगे हुए तब भी वो चरण कमल ही रह गया, इसी तरह से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न हमारा। प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु, बताइए। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा 37 नंबर प्रश्न है, 37वां प्रश्न है। प्रतिमान में समास है, खोजिए भैया प्रतिमान में कौन कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। ठीक है, द्विगु तो नहीं है, नंबर जैसा कुछ है तो नहीं, तो द्विगु तो नहीं है। ठीक है, अब आइए और कौन सा हो सकता है। द्वंद्व, प्रतिधन, मान, ऐसा कुछ थोड़ा सा लग रहा है, नहीं है। तो अव्ययी भाव मारते हैं, ठीक है, अव्ययी भाव समास होना चाहिए। देखते हैं 37 नंबर। हाँ हाँ, देखिए देखिए, मास्टर तो चालबाज है। ओके व्याख्या देखते हैं। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति जो अव्यय है शब्द होता है, ठीक है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास है। प्रति जहाँ भी लगेगा प्रति, जैसे रूप है, प्रतिरूप, ठीक है, बिंब है ये प्रतिबिंब, मैं जानबूझ कर कैसा लिया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, बस इससे मतलब रखो, कहाँ से आ रहा है क्या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आप लोग देख रहे होंगे, इसको पढ़िए थोड़ा सा। इसका जो इबारती है, 38वां बोलते हैं या 38वां बोलते हैं? जनरली तो 38वां ही बोलते हैं, तो हम यही बोलेंगे, ठीक है, जनरली का यही सही है, बाकी सब तो लोग खड़ी बोली को है। यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर है, आप सभी के समक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका आंसर है ए, अव्ययी भाव, यथाशक्ति। ये पहला क्वेश्चन था, तो अभी दोबारा क्या है इसको डिस्कस करें, हम लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स इसमें। पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है, तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास करते हैं शुरुआत में, ठीक है। जैसे यथाशक्ति अभी था, यथाविधि था, भर पेट यथा संभव था, प्रतिदिन मैंने भी जो बताया था दिन प्रतिदिन रूप जन्म हो गया, प्रतिकूल हो गया, इसी तरह से ये हो गए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट है द्विगु समास। चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्तांग, पंचमढ़ी, त्रिकोण और क्या बोलते हैं, अब समझ लो यार, चौराहा, त्रिकोण, जो भी है, सटानन, क्या शटानन, क्या है यार, त्रिलोचन, त्रिलोकी, त्रिपुंडधारी, त्र्यंबक, भांति भांति के शब्द हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला मतलब इसका टॉप वो है, दिखाते हैं आपको। हाँ, ये है तीसरा, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी, भायाकुल, स्नान घर, गौशाला,
धनहीन, राजपुत्र, शोक मग्न। ओके, ठीक है। अब आइए बहुब्रीही देख लेते हैं। लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, घनश्याम, चंद्रमौली इत्यादि। ठीक है, आगे देखते, ये जो है दशानन, दश है, उसमें दस है आनंद, जिनके अर्थात बताइए। इसी तरह से और भी है, तो इसको लेकर के कन्फ्यूजी आइएगा मत। त्रिलोचन, यहाँ देखिए त्रिलोक, त्रिलाभ, इसी तरह से। ठीक है, इसको लेकर के कन्फ्यूजी आइएगा मत। अगर ये इससे रिलेटेड कोई अगर बात न समझ में आ रही हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके बारे में अच्छा से अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित। देखिए चरण कमल, चरण ये हो गया कमल, कमल के समान चरण, हाँ हाँ, क्या उदाहरण है। तो ये जो है क्या है भाई, ठीक है, इस विशेषण और विशेष की बात है, उपमा उपमेय की बात है, उपमा उपमेय उपमान वाली बात है। ऐसे देख लीजिए ना, चरण चरण कमल बंदऊ हरिराई, इस टाइप के जो वर्ड है, इसी तरह से ये भी है। तो बताइए कौन सा शब्द है ये, अव्ययी भाव तो नहीं है, ठीक है। और कर्मधारय और द्वंद्व में समझ रहे, द्विगुत वैसे भी नहीं है क्योंकि इसमें नंबरिंग होता है। तो बचा ए और सी, देख के बताइए, सोच के बताइए, हम यहीं पे खड़े हैं आप सभी के समक्ष, बताइए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कर्मधारा है, दोनों पद ही है। वैसा देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, किताबी भाषा ज़्यादा समझ में आती है। ओके, हम्म वंदना करती हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द चरण कमल में कर्मधारा समास है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जैसे हम जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे कनक लता, कनक अलग है, लता अलग है, दोनों कनक सी लता। चंद्र और मुखी, चंद्रमुखी हो गया, चंद्र के समान मुख, ठीक है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दिए जाओगे, उसी तरह से। आइए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारा है, अव्ययी भाव, कौन सा बताइए। 40 नंबर प्रश्न, तत्पुरुष समास है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं गंगा का तट, वही है, ठीक है। वाक्य में गंगा तट में तत्पुरुष समास है। इस समास में बाद में पद, देखिए बाद का पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे अगर मैं बोलूं गंगा, ये गंगा तट, तो ये अलग कर दें, एक अलग कर दें, तो ये गंगा का तट, ठीक है। राजकुमार, राजा का राजकुमार, राजा का कुमार, देश रक्षा, देश की रक्षा, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ठीक है। गंगा का तट, यही होगा, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बताइए। तिरंगा की बात हो रही है, याद रखे, स्मरण स्मरण रहे देवर्षि। द्विगु समास है, ठीक है। तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसमें समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण ले, चतुर्भुज है, चार भुजाओं का समाहार, त्रिफला, तीन फलों में समाहार, ठीक है। समाहार का बात कहते हैं, हम लोग उसको जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, बताइए कौन सा है ऐसा जो कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे कौन सा बोलते हैं। 42 नंबर है, इसका बहुब्री है, बहुब्रीही, ठीक है। आइए देखते हैं क्यों है, कैसे है, कहाँ तक देख लेते हैं। कोई भी पद जो है इसका प्रधान नहीं होता है, दोनों पदों मिलकर तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीही समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिसका, अर्थात भगवान गणेश। अब आया चतुर्बुध, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पंकज, पंक मतलब कीचड़ में पैदा हो, अर्थात कमल, ठीक। पंकज हो गया, उसके बाद पंकज, पंकज वही वाली बात है। घनश्याम, घन के समान श्याम है, अर्थात कृष्ण, समझ में आया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये समझने की कोशिश करें। कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है, दोनों में से अलग अलग है, सब तोड़ दिया है। तो ये हो गया कौन सा, हाँ 42 हो गया। इसके बाद कौन सा प्रश्न है, यस आया 43। सब लोग बोलते हैं 43, दिल्ली वाले बोलते हैं 43, 43 नहीं होता,
43 होता है। अब इसी को लोग बोल देते हैं 43, 43। चलो ठीक है, कहीं कहीं तो लिखा रहता है, मान लेते हैं, लेकिन ये 43, 45, ठीक है 43 मानते हैं, चलो ठीक है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता, अब भी करके दिया है, अब भी बताया, अब भी 43 नंबर प्रश्न बताइए। कर्मधारय समास है। अभी हम लोगों ने देखा विशेषण विशेष की बात किया था, वही वाली बात है। एक्चुअली देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स की ये सबसे बड़ी खासियत है कि हर प्रश्न को अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं, तो बार बार करने से धीरे 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 वो चीज़ें क्लैरिटी के समक्ष दम तोड़ देती हैं, मतलब आ जाती हैं समझ में। और क्या कर्मधारय समास बनता है, इसका जो उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद वो उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, महादेव, महान है जो देव, देवों में देव, महादेव वही है। ठीक है, ये देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, बताइए। युधिष्ठिर बताइए। कर्ण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बताइए। 44 नंबर है, अलुक 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 तत्पुरुष है। आइए इसका देखते हैं, विशेष व्याख्या देखते हैं। बोलता है युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर का समास विग्रह अगर करें तो अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद है समास, हाँ, अलग अलग जो है तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अगर विग्रह करते हैं तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे अगर बोले मनसिज, मनस्सी, मनस्सी हो गया, अब मन में, ठीक है, मनसिज की बात है, और ज अलग है, उत्पन्न है, तो कामदेव, ज मतलब उत्पन्न है, कामदेव, कामदेव का ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, खेचर, खे मतलब आकाश, चर मतलब चरने वाला पक्षी। ऐसे अकेले इसका कोई अर्थ नहीं है, नहीं अर्थ तो है, खे मतलब ये है, जे ठीक है। अच्छा, अकेले भी अर्थ है इसका और ये भी है, समझ में आ रहा, हाँ, जुबान स्लिप कर गई। निश्चर, निशि मतलब रात में, चर मतलब चरने वाला, राक्षस, राक्षस हो क्या, निराक्षस हो क्या। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, 44 के बाद 45, हाँ सॉरी, सरासर, सरासर में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष, बताइए। इसका है सरासर मतलब अव्ययी भाव समास। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। यस, इसमें पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास अव्यय होता है, तो सरासर हो गया। तो क्या सरासर, ये अव्यय है, वो क्या। 46 नंबर प्रश्न, पुजारी भवन, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास है, क्या कर्मधारा है, बहुब्रीहि है, दिगु है, द्वंद्व है। देखिए दिगु तो नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं तीनों में से और देखिए। 46 नंबर प्रश्न है, देखिए द्वंद्व भी है, ये तो नहीं है, ये द्वंद्व वाला, कर्मधारा भी नहीं है, ये बहुब्रीहि है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न, ठीक है, देखिए हाँ वही है। बोलता है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर का विग्रह है, पीत पीला है, अंबर वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ भी पीत और अंबर दोनों पद प्रधान न होकर के विष्णु प्रधान की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ अतः यहाँ बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमा उपमान का संबंध होता है। देखिए अगर कोई बहुब्रीहि और कर्मधारा में कन्फ्यूजिया आ रहा है ठीक है, तो देखिए इसमें विशेषण विशेष या उपमा उपमेन की बात हो रही है, और यहाँ दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रधानता हो, लेकिन उसे देखिए हाँ बोलता है कि दोनों पद को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो, वो बहुब्रीहि है, बहुत बड़ी बात हो गई। उसके कर्मधारा में क्या है, विशेषण विशेष की बात है कि चरण कमल बंधु हरिराई वाली बात हो गई। उपमेय उपमान का हो गया, द्विग संज्ञावाची होता है, सबको पता है, और साथ ही साथ जो समूह तथा समाहार बनाता है। इसी तरह द्वंद्व में विग्रह करने पर और या इसके अर्थ में
वाला शब्द आता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, सबको रिवाइज करवा दिया। चलते हैं इसके प्रश्न पे, अभी अगले में समझ में आएगा और भी। 47 नंबर प्रश्न है, समास बताइए भरपेट। ये भर अलग कर दीजिए और पेट अलग कर दीजिए, दोनों अलग है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास बताइए। 47 नंबर प्रश्न है, अव्ययीभाव समास लग रहा है, पेट हो गया उसके भर जोड़ दिया, भरपेट। बोलता है समास विग्रह है भरपेट, इसमें अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, यहाँ यही प्रधान होता है, और समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है। ये द्वंद्व समास में, ठीक है, हो गया यहाँ तक। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और या से जुड़ा होता है, लोप पाया जाता है लेकिन। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे सीताराम, पाप पुण्य, दिन रात, द्वंद्व हो गया। तत्पुरुष समास का उत्तर उत्तर पद प्रधान होता है, इसके उदाहरण जैसे तुलसीदास, तुलसीकृत रसोई घर, धनहीन राजपुत आदि। बहुब्रीहि में क्या, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य अर्थ पद है। इससे लंबोदर, दोनों पद प्रधान नहीं है लेकिन चक्रधर, विष्णु की बात हो रही है, दशानन रावण की बात हो रही है। आइए 48वां 48, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। पापपुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर बताइए। सबको समझ में आ रहा होगा, अव्यय की बात कर रहा है, विग्रह करने पे अव्यय आएगा। 48 नंबर है भाई, जीवन तो था ही, बीच में आ गया एक 20 जहाँ कर दिया, आजीवन कर दिया। अरे जीवन तो अकेले जी ही रहा था कोई बंदा, उसमें आ जोड़ दिया, क्या आजीवन हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया तो हो गया, आ गया, और क्या इसमें क्या करना। जैसे प्रतिदिन हो गया, अनुरूप हो गया, आजन्म, इसी तरह से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर है, पथ भ्रष्ट में समास है, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय बताइए कौन सा है। तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, क्यों है आगे देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य का चिन्ह लोप हो, वहां तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, यहाँ अपदान करेगा। देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, समझ के देना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। बाकी सब चीज़ें होती थी आसान, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा अब, ठीक है। यहाँ अपदान कारक है, अतः यहाँ अपदान तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है, ठीक है। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी में समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष बताइए। संख्या देख करके कुछ स्मरण हुआ देवर्षि, संख्याओं को देख करके कुछ स्मरण हुआ हुआ को देखिए, इसमें समझिए और अपनी पहचान बताइए। ये है द्विगु समास, द्विगु समास, चाहे द्विगु पढ़ो चाहे द्विगु पढ़ो, जो भी समझ में आए पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। तो इसका प्रश्न है, इसका प्रश्न का आंसर है, उत्तर है जो है द्विगु समास। कहता है व्याख्या, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अष्टाध्याय, ठीक है, 8 अध्यायों का समाहार। इसी प्रकार चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण द्विगु समास के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है भाई। पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति, चरण कमल बताइए। समझ में आया, बताइए। चतुर्भुज बहुव्रीहि समास, आइए देखते हैं। बोलता है इस समास में कोई भी जो शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द प्रकट करते हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो दूसरे के सहारे जीते हैं, ठीक है। तो यही है चतुर्भुज समास। चतुर्भुज है, 4 हैं भुजाएं, जिसके अर्थात गणेश, विष्णु,
जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। समझ में आया? तो यही है ये पंचवटी, ये है पंचवटी की जो बात हो रही है। ये आपका कौन सा आ जाएगा? ये द्विगु समास में आ जाएगा। पर ये बहुब्रीहि है, इसका खुद का कोई शब्द प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द मिलकर के एक नया शब्द, नया अर्थ प्रकट करते हैं। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, अर्थात भगवान विष्णु। जलज मतलब जल में उत्पन्न, दूसरा एग्जाम्पल ये है जल से, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नंबर प्रश्न है 52, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है हमारा। जिस समास का पूर्व पद, पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए। सॉरी, बताइए। तो संबंध तत्पुरुष, कर्मधारा तत् हाँ, कर्मधारा समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व? बताइए। पूर्व पद यानी पहला पद जो है प्रधान हो, बताइए बताइए देवर्षि, बताइए। तो अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्यय लगा देता है तो हर जगह वो मामला दूसरा ही कर देता है, मतलब उसका चेंज ही हो जाता है सब कुछ। तो यही है, अव्ययी भाव समास ही है। प्रथम पद प्रधान, ठीक है, और अव्यय होता है, अव्यय होता है। प्राय इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, दिन दिन, यथार्थ अर्थ के अनुसार, बेकाम बिना काम के। दिन मतलब प्रतिदिन मतलब दिन दिन, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार, यथार्थ 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 रूपी, बेकाम बिना काम का, इत्यादि। मेरी चीज़ें, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, धीरे धीरे और भी समझ में आएंगी। बस आप जुड़े रहिए तन मन से। मेरा ये तरीका है कि आपको बोर ना होने दूँ ज़रा सा भी, इसलिए मैं तरह तरह के कुछ न कुछ ट्रिक्स अपनाते रहता हूँ। तो जुड़ रहे हैं हमसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तो द्विगु। सोचना नहीं है बंधु, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो। ठीक है, जिस एग्जाम्पल की बात कर लें, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास कहता है जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार, नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। ओके, ये था, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, राजपूत में कौन सा समास है? बताइए फट से। ये तो नहीं होगा, अभी हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। ये भी तो नहीं होगा, कर्मधारा समास। नहीं 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 नहीं, नहीं हाँ, कर्म अव्ययी भाव नहीं, यानी कर्मधारा समास का चांस हो सकता है थोड़ा सा। हाँ बताइए, तीनों में से बताइए। समझ में आया? 54 नंबर प्रश्न बताइए। तो ये तत्पुरुष समास ही है। इसके पीछे रीजन था राजपूत मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है तथा कारकों, कर्ता तथा संबोधन को छोड़कर विभक्ति प्रथम पद और दूसरे पद के बीच लुप्त होती है। जैसे राजपूत या राजा का पुत्र, रोग ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त, तृतीया तत्पुरुष। समझ में? कर्ता ने कर्म को कर्म से, इसी तरह से ये चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय। ये हटाइए पहले, ठीक है। अब बताइए कौन सा है, बताइए बताइए। देखिए अव्ययी भाव भी नहीं है इसमें, अव्यय जैसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको ये भी काट दीजिए, ठीक है। अब ये बचा ये, अब कर्मधारय और द्वंद्व में समझ रहे हैं, समझ का, ठीक है। देखिए कर्मधारय का अलग पहचान होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला सही होगा। चलिए देखते हैं। ओके ओके ओके, क्या बात है, 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 क्या बात है। सुख दुख में द्वंद्व समास है। द्वंद्व का अर्थात जोड़ा, इससे दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, ठीक है। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है बताइए? आजन्म, आसातीश, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। बताइए। 56 नंबर प्रश्न है, आंसर दीजिए। आशातीत, दोनों जोड़ दीजिए, अलग अलग करिए, देखते हैं। तत्पुरुष समास आजन्म, ठीक है। तत्पुरुष समास आशातीत, आशातीत जो है तत्पुरुष समास है। आजन्म में अव्ययी भाव है, जन्म था ही इसमें आकर के आ जोड़ गया, ये तो खुद ही आ गया, ठीक है। उसके बाद शीतोष्ण में द्वंद्व समास है, शीतोष्ण, ठीक है। अष्टाध्यायी मतलब द्विगु समास की बात हम तो करते ही हैं, ये जो नंबर हो गया, अष्ट की बात हो गई। एक हिंदी में एंसेंट हिंदी की बात कर रहे हैं, अष्टाध्यायी आता है वर्ड, किसका है ये अष्टाध्यायी? इसको लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर बताइए, किसने लिखी थी ये?
57 नंबर 57 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? ठीक है, जैसे वीणा पाणी, दू माता, लाल पीला, विद्याभ्यास। बताइए, मजाक करने के चक्कर में कभी कभी वर्ड्स छूट जाते हैं। समझ में आई? तो वीणा पाणी ये बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि बढ़ा बढ़ा के, वीणा पाणी, ठीक है, बढ़ा बढ़ा के, बहुब्रीहि मतलब बहुत बड़ा बढ़ा के, तो वीणा पाणी। बताइए, देखिए, आइए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। बहुब्रीहि समास है जब दो समास मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। वीणा पाणी अर्थात है वीणा है हाथ में, अर्थात जिसका सरस्वती। दुमाता ये द्विगु समास का था। लाल पीला शब्द द्वंद्व समास था। विद्याभ्यास दो तत्पुरुष समास है। लेकिन वीणा पाण की बात जो हम कर रहे थे, ये है क्या बढ़ा चढ़ा की बात कर रहा है ना भाई, उसी तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय, प्रियसखा, कृताकृत, विद्याभ्यास। ओके, समझ में आया? तो ये है विद्याभ्यास, जो है कर्मधारय समास नहीं है। आइए देखते हैं क्या पहचान है, क्यों है, कैसा है, कहाँ है। विद्या का अभ्यास, यह तत्पुरुष समास है। नीलगाय, प्रियसखा, कृताकृत कर्मधारय समास है। ठीक है, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59वां, पंचानन में कौन सा समास है? सबको पता चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा छुपाने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए, एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, उनमें से एक वर्ड ये भी है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर वैसे ये है, बहुब्रीहि समास है। दिगु इसको मत समझिएगा, उसके पीछे रीजन है। आइए देखते हैं क्या है रीजन। अगर हम बात करें पंचानन का अर्थ है पांच, अर्थ आनंद, मतलब शंकर या सिंह। ठीक है, यह बहुब्रीहि समास है। लेकिन अभी क्या करता है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। अभी आप दिगु तक लगा के चले जाते हैं, इसके पीछे रीजन था भी बताते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदय अर्थात भगवान गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके लंकेश या रावण। चक्रपाणी, चक्रधारी, चक्रपाणी विष्णु आदि। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। माखन चोर, गगनचुंबी, रस भरा, पाकिट मार आदि। ठीक है, आदि। जिस समास का प्रथम पहला पद जो है विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो, कर्मधारय समास होता है। जैसे महाकवि, प्रथम पद ये है, दूसरा ये विशेष्य है। ठीक है, अब बोलता है महात्मा, परमेश्वर, नीलकमल आदि। जिस समास का प्रथम पद है संख्यावाची हो वो द्विगु समास। इसके बारे में हम लोग देखे ही हैं, जैसे त्रिभुज और ये फलाने गाना क्या क्या है। ठीक है, अब ये वाला जो था आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, इसमें और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर हम बात करें, कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा सारा। ठीक है, इसमें जैसे ये लंबोदर है, दशानन है, चक्रपाणी, ये तीसरे 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 पद की प्रधानता को शो कर रहा है। अगर यूँ कहें तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर को न देख करके आप उस पद को देखेंगे। ठीक है, दशानन मतलब 10 हाथ जिसके राम। चक्रपाणी मतलब जिसने धारण किया क्या, विष्णु भगवान। इस तरह से ये है। इसी तरह से इसमें भी है, जैसे ये था पंचानन। ठीक है, 5 है आनंद अर्थात शंकर या भगवान या सिंह। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखते हैं, अगले कुछ प्रश्नों में आपको भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें और आगे बढ़ती जाएंगे। अगर हम बात करें, 60वां प्रश्न है, गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय। सोच लिया, ये तत्पुरुष समास है। क्यों, कैसे है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा चीज़ें धीरे धीरे। गंगा जल, ये था गंगा जल था ना, हाँ गंगा जल था, अर्थात गंगा का जल। तत्पुरुष समास है जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास होता है। अच्छा देखिए, हाँ 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 हाँ, तत्पुरुष समास में
ये इसमें है तत्पुरुष समास है। जिस समास का दोनों पद क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। जैसे भाई बहन माता पिता ऊंच नीचे दोनों अलग अलग हैं, दोनों एकदम बिल्कुल प्रधान है, ठीक है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय, दूसरा, अब ये तो जानते ही समास है, जैसे आजन, अच्छा इसमें कुछ ज़्यादा वो दिया नहीं है, ठीक है। ये है गंगा जल जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इसके लिए अभी हम लोग PYQ पे चल रहे हैं, इतना लंबा चल जा रहा है, वैसे ही 1 महीने से लगातार हम वीडियोस इसको अपलोड करवाते जा रहे हैं, फिर भी ये पूरा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा है, करीब 400-500 पेज का है। इस हिसाब से करीब कई हज़ार प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है अभी हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा और देखेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं और भी सब्जेक्ट बाकी रह जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि 30 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। क्या है, 61 नंबर प्रश्न है, सतसई। सतसई है, इसको देख ही लिए, वो क्या देखा ना उसमें, छोटा सा तो प्रश्न था, छोटा प्रश्न नहीं था, लेकिन ये अब इसे सतसई समा शब्द में समास क्या है, ठीक है। द्विगु समास है, सात मतलब सात सही 700, वही हो गया और क्या, ये द्विगु समास है, क्योंकि वो था। अगला देखते हैं हम, ये है आपका, कौन सा कर्मधारय समास है, इसमें बताइए कौन सा है, इसमें से आप लोग छांटिए, इसमें छांट के बताइए हमें। नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर, ठीक है। ये है सी है पतझड़, ठीक है, कर्मधारय समास है। क्यों है, कैसे है, देखते हैं। नील गगन में कर्मधारय समास है जिस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो। नील मतलब अलग हो गया, गगन अलग हो गया, दोनों है, विशेषण विशेष की बात होती है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इस बात को रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो यही है, ठीक है। नील गगन में नील विशेषण है और गगन जो है विशेष्य है, कन्फ्यूज आइए मत। ये रिकॉर्डिंग रात को चल रही है तो कभी कभी जुबान स्लिप कर जा रही है, कोई बात नहीं। नील ये है, गगन ये है, तो बोलता है कि कर्मधारय समास है जिसमें पहला पद जो है विशेषण होता है, तो ये नील मतलब नीला, और क्या, नीला मतलब नील, विशेषण एडजेक्टिव, देन दूसरा विशेष्य है संज्ञा, ठीक है, नाउन, वहाँ दोनों ये कर्म धारय समास है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है। अरे देख ही लिए हो तो, चक्रपाणी वाला तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल देखते हैं। बोलता है, अभी ये एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस किए हैं इसको, चक्रपाणी था, उसमें लंबोदर था और भी कई सारे दशानन था, तो ये था चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा। चक्रपाणी मतलब हाथ में, ठीक है, अर्थात विष्णु, ठीक है। ये दूसरी तरफ लेके जा रहा है इशारा चक्रपाणी ना, कहने का मतलब है जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की का विशेषण बने तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। दशयानन मतलब दशानन, बहुव्रीहि से उसको कम कन्फ्यूज आइएगा मत, ये दूसरा चीज़ है, धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। 64 नंबर प्रश्न, धीरे धीरे, अच्छा क्या बात है, धीरे 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 का समास है, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बताइए क्या है। तो अव्यय की तरफ जा रहा है अभी, इस दिन प्रतिदिन, दिन दिन इस टाइप का था, वही है, तो वही वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं क्यों है, कैसे है, कब तक है। धीरे धीरे शब्द में अव्ययी भाव समास है जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय हो, तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, एक एक, एक के प्रति, यहाँ प्रति जो है प्रधान है, एक तो संज्ञा है। जिस शब्द का दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे भाई बहन माता पिता, जैसे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें तो बार बार करते आ रहे हैं, वही है, कोई इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये था द्वंद्व समास, बस, सॉरी अव्ययी भाव समास, शुरू वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, वाचस्पति। वाचस्पति, वाचस्पति, पति नहीं पति, किस समास का समस्त पद है। न तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि, बताइए कौन सा है। तो अलक, अलक्कु, अलुक 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 तत्पुरुष है, ठीक है। देखते हैं इसको क्या क्यों है, कैसे है, समझाते हैं। वाचस्पति अलुक तत्पुरुष है, इस समास में पूर्व पद जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है। पूर्व पद में, इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे युधिष्ठिर, आत्मनेपदम, आत्मनेपदम, आंतेवाशी, परसमयीपदम,
जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नय्यम तत्पुरुष समास कहा जाता है, जैसे अनश्व, अगति, अनागत, अनुचित। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष की बात है, राजपुरुष, देव पूजक, रामानुज आदि। ठीक है, बाहुब्रीहि समास क्या बोलता है, जहाँ अन्य पद का अर्थ प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, चंद्र मौली और चक्रपाणी। अभी हम लोग कर चुके हैं, पिछले 10-15 बार कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, उसकी ओर चढ़ाई करते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, गोबर गणेश। ठीक है, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है बताइए। 66 या 66 जो भी आप पढ़ते हैं, इसका है कर्ण तत्पुरुष। क्यों है, कैसे, आगे बढ़ाते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आइए देखते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण, जिसका समास विग्रह क्या है, गोबर से निर्मित गणेश। जबकि संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण गंगा तट, गंगा का तट। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण आप बीती, आप पर बीती। समझ में आई चीज़ें, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी जब इसका क्लास लेंगे तब। अब क्लास कब लेंगे, क्या होगा पता नहीं, लेकिन जरूर उम्मीद तो यही है। 67 नंबर प्रश्न है, तीन वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु है, बताइए कौन सा है। 67 नंबर प्रश्न है, ये बहु है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। ठीक है, नंबर की बात हो गई तो हो ही गया, और क्या। ठीक है, तो त्रिवेणी की बात होगी, तीन बेड़ियाँ मिलती हैं तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। तीसरे पद की ओर से इशारा करते हैं तो तीसरा पद क्या है, त्रिनेत्र हो गया, दशमुख हो गया, नेक नाम हो गया, लंबोदर हो गया, इसमें भी चतुर्भुज हो गया। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष संज्ञा हो, कर्मधारय समास बोलते हैं, अर्थात विशेषण और विशेष मिलकर के कर्मधारय। ठीक है, जैसे महात्मा, परमेश्वर, महावीर, नीलकमल, ये आपका ही ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, बार बार वही चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। दिगु का ही है, ये दिगु का है, त्रिभुज, चौराहा, पंचवटी, नवरत्न, दोपहर। ठीक है, आप भाई बोल रहे हैं दूसरा पद प्रधान हो तो क्या बोलते हैं उसको, गगन चुंबी, चिड़ी मार, रास भरा, रस भरा। ओके, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। कर्मधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नैन्य तत्पुरुष, बताइए। 68 नंबर है, अलग तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। देखते हैं क्या है भाई। अलुक तत्पुरुष समास है जिस समास में विभक्ति का लोप न हो, अलुक तत्पुरुष समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर। जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक अ या अन शब्द का प्रयोग होता हो उसे नैन्य समास कहते हैं, जैसे अनश्व, अनुचित, अगति, अनागत, कर्मधारय समास। अब आइए एक बार कर्मधारय देख लेते हैं। विशेषण विशेष बहुलकम, बहुलम, क्या बात है इस विशेषण 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 बहुलम, अर्थात विशेषण विशेष की समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ये बात संस्कृत में लिखा गया। नीलोत्पल, कृष्ण सर, पीताम्बर, वीर पुरुष, विरह पुरुष, मुख्य चंद्र, अधिकरण तत्पुरुष। देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है भाई। युद्ध प्रवीण, वाक्पट्टु, सभाम पंडित, कार्यकुशल। समझ में आई चीज़ें, नहीं समझ में आई तब भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी, पढ़ लेंगे एक बार दो बार में। ओके, ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा। कहता है 69 नंबर प्रश्न है हमारा। 8 अध्याय है जिसमें यह है किस समास का उदाहरण है। साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मार दीजिए एक बार, धड़ाक से आंसर मारिए। दिगु है, दिक्कत क्या है। अब आइए देख लेते हैं एक बार। दिगु समास का उदाहरण है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का हो गया। ठीक है, समाहार की बात हो रही है। जिस समास का प्रथम पद जो असंख्यावाची विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य हो तो दिगु समास होता है, जैसे चौराहा, पंच पात्र, त्रिलोकी, पंचवटी।
अब आइए, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, ऊंचा नीच, ठीक है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ये भी देख लीजिए, कर्मधारय की बात होती है। महात्मा, पीताम्बर, पीत हो गया अंबर, महाकवि, तीसरे की इशारा हो रही है, वही थी, ठीक है। विशेषण विशेष की बात है, पीत सागर। 70 नंबर प्रश्न, देशांतर। देशांतर में कौन सा समास है भाई, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, बताइए 70 नंबर प्रश्न का। कर्मधारय समास, देशांतर, ठीक है। कर्मधारय समास है। दोनों देशों के बीच जितनी दूरी, डिग्री दूरी है उसे देशांतर कहते हैं, अर्थात दोनों देशों के बीच का अंतर देशांतर। समझ में आया, देशों के बीच का अंतर, देश देश, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छे से अगर मैं कहूँ, देशांतर की बात हो रही है ना बंधु, देशांतर की बात हो रही है, देश अलग कर दीजिए, अंतर अलग कर दीजिए, दोनों समझ में आ जाएगा। तो देश के बीच का अंतर देशांतर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, देशांतर कहा जाता है, ठीक है। दो देशों के बीच के अंतर, देशों के बीच के अंतर, दो क्या, बहुत सारे देशों के बीच। अरे अक्षांश देशांतर होता है ना यार, वही तो है, और क्या, इसमें लिखी नहीं जा रही अच्छे से, यही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, 71 नंबर प्रश्न, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बताइए। बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बताइए। अभी किया हम लोगों ने, अब भी किया। बहुब्रीहि की बात है, एक शब्द ये होता है, एक शब्द ये होता है, दोनों मिला देते हैं तब जाकर के एक नया वर्ड बोलता है। अभी देखते हैं, बताते हैं। आंसर ये था। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे दो, देखिए, जिस समास समास पद में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि कहा जाता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब चंद्रशेखर, चंद्र हो गया, शेखर, दोनों मिला करके क्या, चंद्रशेखर हो गया। गजानन, गज आनंद, दोनों मिला करके क्या हो गया, गजानन। पीत है अंबर, पीताम्बर। लंबोदर, लंबा है उदय अर्थात जिसका, ठीक है। दोनों अलग होता है। द्वंद्व में, ये द्वंद्व में जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व बोलते हैं। जैसे माता पिता, ये भी है, ये भी है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन यहाँ दोनों पद मिलकर के एक नया क्रिएट करते हैं, दो एक एक मिलकर के एक नया क्रिएट करते हैं बड़ा सा। ये अलग अलग ही होता है, दोनों सिमिलर होता है, साथ साथ होता है, दोनों अंतर्द्वंद रहता है, पिता पुत्र जिसमें, ठीक है। विशेषण विशेष हो, उसमें कर्मधारा हो गया, महाकवि, पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। आइए देखते हैं, पित सागर, पीताम्बर नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, कठफोड़वा, काट को फोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मार, चिड़िया मारने वाला, देश भक्ति, देश की भक्ति। गौशाला देखते हैं, गौशाला, 72 नंबर प्रश्न, दिख ही गया, क्या देखना। गौशाला में कौन सा समास है, दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तत्पुरुष है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। गौशाला में तत्पुरुष समास है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। गौशाला, दूसरा, पहले से मतलब नहीं, दूसरा। इसमें गाय के लिए शाला रहने का स्थान है, शाला प्रधान होता है, प्रधान पद है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद दिगु है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, दिया तो होगा, मानेगा नहीं, ठीक है। चौराहा, त्रिलोक, पंचान, ठीक। जिस समास प्रथम पद तथा दूसरा पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद संख्या हो, सॉरी संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, और भरपेट, प्रत्याहार, आमरण, मरण तो चल ही रहा था, बीच में आ गया क्या, आमरण, ठीक है। यथाशक्ति, यही वाला है अव्ययी भाव समास। हमेशा अव्यय लगाएगा तो अव्ययी भाव समास है। जैसे ही विग्रह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अव्ययी भाव समास है। अगला पढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है, जलधि में कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बताइए। इसमें तत्पुरुष समास है, आगे बढ़ते हैं। जलधि में तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह होगा जल को धारण कर, जल को धारण किया हुआ, ठीक है। इसमें कुछ
जैसे कुछ अभ्यास को हम देखते हैं। जैसे इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। देखिए बीच में थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा रही थी, कोई बात नहीं। जलधि समास, जलधि में कौन सा समास है भाई? ये है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसका विग्रह होगा जल को धारण किया हुआ, जलधि। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बताइए। 74 नंबर प्रश्न है। बहुब्रीहि तो दो शब्दों को मिलाकर के तीसरे में लेके जाता है बार बार। अव्ययी तो वाक्य की शुरुआत में होता है, शब्द की शुरुआत में होता है, तो वो डिस्टर्ब कर देता है। तत्पुरुष दूसरा है। कर्मधारय, ये चांस लग रहा है कर्मधारय। देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। हाँ ठीक है, यही है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देव जो महान है, कर्मधारय समास की बात हो रही है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष है, संज्ञा, उसकी बात ही किया जा रहा है, कर्मधारय समास होता है। इसमें देव विशेष है और विशेषण क्या है भाई? महान। ठीक है, जहाँ प्रथम पद एवं दूसरा पद मिलकर के किसी अन्य की विशेषता बताएं, बहुव्रीहि समास होता है। यही तो हो रहा है। अब आइए आते हैं। कर्मधारय है वो, बहुव्रीहि नहीं है। दशानन, जैसे दशानन हो गया, दशयानन है, तीसरी की बात हो रही है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, लंबोदर, जिसका समास में विभक्ति कारक लोग, ठीक है, तत्पुरुष समास होता है। अब आइए, जिस समास में विभक्ति कारक का लोप हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गगनचुंबी, ठीक है, कठफोड़वा, राजपुत्र, नरेश, निशाक्षर, यहाँ प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब ये दूसरी बात हो गई। थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में रहता हूँ तो बाइफरकेट नहीं कर पाता हूँ, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए नया, जहाँ प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद जो है संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशीघ्र, अभी हमेशा देखते गए हैं, अब भी देखा हम लोगों ने, अब भी तो करके दिया है। प्रत्याहार, आगत, आमरण, अभी करके देता हूँ। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। आइए देखते हैं। बी आंसर, आमरण। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अभी हम लोगों ने कितनी बार यह वर्ड आया, आमरण आंसर, ठीक है। बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक, सक करके भरसक कर दिया, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 76 नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है। सारे जूनियर असिस्टेंट में आ चुके हैं, जिसका मेंस आप लोग देने जा रहे हैं 29 जून को, ठीक है। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है भाई? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, कौन सा बताइए? द्वंद्व, 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 दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व रहता है, ये आगे बढ़ा जाएगा, ये दोनों में हमेशा, तभी तो द्वंद्व है भाई, दोनों पद प्रधान है। तो जैसे देखते हैं, जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हों तथा जिनका विग्रह करने पर अथवा और, जैसे अथवा हो गया, और हो गया, एवं या लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, ऊंच नीच, ऊंचे और नीच, भला व बुरा, गुण व दोष, गुण दोष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ओके, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही सुंदर और सबसे अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे हम चलने से पहले कुछ नोटिफिकेशन की बात कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ लिया है, बहुत आगे आ चुके हैं हम। हिंदी को एक अहम मोड़ तक लेके जा रहा हूँ। 1 2 4 चैप्टर पढ़े हैं, वो जल्दी हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को कमेंट के माध्यम से ये चीज़ बतानी है कि कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा ये जो कराया जा रहा है, वो क्या लगा। एक फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसे चल रही है ये चीज़ें, लेक्चर कैसा है, कैसा नहीं है। हाँ, अगर स्टेनो से रिलेटेड कोई चीज़ किसी को जानकारी करना है, पेड ग्रुप के बारे में जानना है स्टेनो का, ठीक है, स्पीड बैच के बारे में भी जानना है, स्पीड बैच कैसे होती चलाई जाती है, कैसे चल रहा है, और साथ ही साथ बेसिक वाली भी क्लास दी जा रही है, प्रोवाइड कीजिए, कंप्लीट कोर्स एकदम बिल्कुल A to Z। स्टेनो के लिए अलग से कोई भी कहीं से भी कुछ सोचना नहीं है, टिल एग्ज़ाम, टिल सिलेक्शन तक, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर सबको बताएं, मुझे भी बताएं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।